हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपका एसएसटी का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है बच्चों, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में उपभोक्ता तो बनना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ खरीदने आप जाते हैं और खरीद के जब आप उपयोग करते हैं तो आप क्या होते हैं, आप उपभोक्ता होते हैं। तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए ये चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में ऐड किया गया है। ठीक है, तो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर, वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स छांटे हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप हम किन किन टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो की पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाए हैं। की पॉइंट्स समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल 12 क्वेश्चंस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। केवल और केवल 12 क्वेश्चंस ही इस चैप्टर में से बनने वाले हैं। 12 क्वेश्चन अगर आपने कवर कर लिए तो ये चैप्टर आपका सभी दिशाओं से कवर होने वाला है। बिल्कुल सही है, सभी विभागों से, सभी दिशाओं से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। केवल और केवल 12 क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक टॉपिक भी नहीं छूटेगा, एक टॉपिक भी नहीं छूटेगा। चलिए की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बाजार में हमारी भागीदारी कैसी होती है। तो बाजार में हमारी भागीदारी दो तरीके की होती है, उत्पादक की भी और उपभोक्ता की भी। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल तो जान रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम उपभोक्ता के रूप में जाते हैं तो बाजार में उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता का शोषण क्या है, ये किस किस प्रकार से किया जाता है, इसके प्रकार क्या है। ठीक है, कम तोल कर, मिलावट करके, गंदा माल देकर कैसे किया जाता है, यानी प्रकार उसके। इसके बाद एक कारक, यानी उपभोक्ता शोषण के कारक क्या क्या है, कारण क्या है जिन वजह से ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि उपभोक्ता शोषण लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद या फिर उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो उपभोक्ता का शोषण करने लगते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता आंदोलन की, जब उपभोक्ता परेशान हुआ तो उसने क्या किया, और जब उसने कुछ किया यानी उपभोक्ता आंदोलन किया तो सरकार ने उपभोक्ता को शांत करने के लिए क्या किया, तो उसमें आ जाएगा उपभोक्ता अधिकार। यहाँ पर कोपरा अधिनियम आ जाएगा। ठीक है, कोपरा, जिसको कोपरा एक्ट भी कहते हो, वो आ जाएगा। और उसी के अंदर हमारे जो 5 अधिकार हैं उपभोक्ताओं को जो दिए गए हैं, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और माफ कीजिएगा, जितने भी अधिकार हैं हमारे उपभोक्ता के, जो 5 अधिकार हैं, प्रतिनिधित्व का अधिकार, चयन का अधिकार। जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम चयन कर सकते हैं उस वस्तु का कि हमें कौन सी चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 6 अधिकार यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर ये अधिकार हमसे कोई छीनता है तो हम कहाँ जाते हैं, उपभोक्ता अदालत में जाते हैं। वो भी 3 तरह की होती हैं, 3 स्तरों पर होती है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर। उसके बाद अगला है जागरूक उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य हैं। जागरूक उपभोक्ता अगर आप हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, रिसिप्ट लेनी चाहिए, पक्का बिल लेना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आप वस्तु खरीदते हैं उस पर ISI मार्क देखिए, एग मार्क देखिए और हॉल मार्क देखिए। अब आपको पता चलेगा ISI किस पर होता है, एग मार्क किस पर होता है और हॉल मार्क किन किन वस्तुओं पर होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम समझेंगे। की पॉइंट्स आपको समझा दिए। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। 12 क्वेश्चंस हमने करने हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कि बाजार में हमारी भागीदारी कैसे होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, बाजार में हमारी भागीदारी। अब देखिए, हम बाजार क्यों जाते हैं, हम बाजार क्यों जाते हैं, इसी में आपका आंसर जो है वो छुपा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, समझना आपको यहाँ पर है, नोट्स आपको PDF से बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्लास केवल और केवल आपके समझने के लिए है, समझ में आना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आए चैट सेक्शन में जाकर पूछ लो, दोबारा देखो वीडियो को, फिर भी नहीं समझ आए चैट सेक्शन में जाकर टीचर से पूछोगे हमें ये डाउट है, लाइव क्लास लगाई जाएगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखो, बाजार में हमारी भागीदारी कैसे होती है, तो बाजार में हमारी भागीदारी होती है 2 प्रकार से।
पहली चीज हम कुछ उत्पादित करते हैं और फिर बाजार में उनको बेचते हैं, ठीक है। यानी किसके रूप में? उत्पादक के रूप में। हमने मान लीजिए कोई सामान उत्पादित किया, हम बाजार में उसे बेचेंगे, तो पहली भागीदारी हमारी उत्पादक के रूप में हो सकती है और दूसरी भागीदारी हमारी किसके रूप में होती है? उपभोक्ता के रूप में। जब मान लीजिए हम उत्पादक हैं तो हम क्या करेंगे? हम वस्तु या फिर सेवा, वस्तु या फिर सेवा, या फिर मान लीजिए हम कृषि क्षेत्र में हैं, उद्योग क्षेत्र में हैं या फिर सेवा क्षेत्र में है, तो हम इनका क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। ये समझ आई ना कि चाहे तो हम कृषि या उद्योग क्षेत्र में हैं तब तो हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, अगर हम सेवा क्षेत्र में हैं तो हम सेवाओं का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, तभी तो हम उत्पादक हैं। और उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता अपने पैसे से वस्तुएं और सेवाएं खरीदेगा। जो हमने वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की हैं उनको खरीदने वाला, ये लीजिए, वस्तु और सेवा को खरीदेगा कौन? उपभोक्ता खरीदेगा। तो ये क्या करेगा? क्रय करेगा। क्रय करेगा और फिर क्या करेगा? उपभोग करेगा, इनका उपयोग करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि बाजार में हमारी भागीदारी किन किन रूपों में होती है? तो दो रूपों में, उत्पादक के रूप में और दूसरा उपभोक्ता के रूप में। उत्पादक के रूप में हम वस्तु या सेवा का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। हम कृषि क्षेत्र में लगे हो सकते हैं, उद्योग क्षेत्र में लगे हो सकते हैं, सेवा क्षेत्र में हो सकते हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कुछ भी, कोई भी सेवा, ड्राइवर की, डाक सेवा, किसी भी सेवा में हम हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी सेवा में, प्रशासनिक सेवा में, किसी भी सेवा में हम हो सकते हैं और उनका उत्पादन करते हैं। और हम जो भी उत्पादन करते हैं उनका क्रय, उनको खरीदने वाला कौन होता है? उपभोक्ता होता है। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि भाई ये बताइए, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कई बच्चों को नहीं पता होता कि उपभोक्ता कौन होता है। मैंने यहाँ पर दो चीजें बताई हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों से पूछा जाए तो कहेंगे कि खरीदने वाला कौन होता है? खरीदने वाला उपभोक्ता होता है। तो बच्चों ध्यान देना है, केवल खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं होता है। यहाँ पर दो चीजें हैं, क्रय यानी खरीदने वाला और उसका उपभोग करने वाला, यानी खरीदे और फिर उसका उपयोग भी वही कर ले, तो वो क्या हो जाएगा? आपका उपभोक्ता हो जाएगा, अन्यथा वो उपभोक्ता नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है और मान लीजिए ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। ये मान लीजिए एक कोई भी, मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर फल रखे गए हैं। ये व्यक्ति भी केले खरीदता है, ये व्यक्ति भी केले खरीदता है। यह व्यक्ति केले लेकर के खा लेता है, खत्म गए केले, बस बात खत्म। तो ये हुआ बी व्यक्ति जिसने केले खा लिए। लेकिन ये व्यक्ति केले खरीद कर चला गया क्या? बेचने। केले खरीद कर कहाँ चला गया? केले बेचने चला गया। तो ये उपभोक्ता हुआ क्या? देखो खरीदा तो यहाँ से दोनों ने ही खरीदा, तो केवल खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं होता, खरीद के जो उपयोग कर ले वह उपभोक्ता होता है। तो क्रय करके जो उपभोग करे वह उपभोक्ता होता है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया नहीं, ये तो व्यापारी है, खरीदा और आगे बेच दिया, ये तो व्यापारी हुआ। उपभोक्ता वो होता है जो खरीद कर उपभोग कर ले। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि उपभोक्ता क्या होता है? तो आप कह देंगे किसी वस्तु या सेवा का बाजार से क्रय करके उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है, ठीक है। समझ आई ये चीज कि बाजार से चाहे तो वस्तु हो चाहे तो सेवा हो, उसका क्रय करके उपभोग कर ले तो वो हमारा क्या होगा? उपभोक्ता होगा, ठीक है। तो देखिए इतनी सिंपल सी बात, इस चीज को आप फटाफट से नोट कर ले, इस चीज को फटाफट से नोट कर ले आप, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अगर बनाना चाहते हैं चलिए। उसके बाद अगला है कि यहाँ पर हम बात करें उपभोक्ता अधिकारों की। उपभोक्ता ने आंदोलन करके अपने अधिकार लिए। तो आंदोलन से पहले क्या हो रहा था? आंदोलन से पहले उपभोक्ता का शोषण हो रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये उपभोक्ता शोषण है क्या? उपभोक्ता शोषण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है कि उपभोक्ता शोषण
क्या है या उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं। किसी भी प्रकार से देखिए एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन टॉपिक जरूर बता सकते हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। अब उपभोक्ता शोषण को ऐसे पूछ सकता है कि उपभोक्ता शोषण से क्या समझते हैं, इसे क्या तात्पर्य, इस पर टिप्पणी लिखिए, बस यही तो बदलता है। टॉपिक तो वही सेम है उपभोक्ता शोषण, आंसर तो आपका सेम ही रहेगा बस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता शोषण क्या है, क्रियाएं हैं। उपभोक्ता शोषण क्या है, क्रियाएं हैं, और किसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्पादक या विक्रेता द्वारा की गई क्रियाएं हैं। अब देखिएगा उपभोक्ता शोषण कुछ क्रियाएं हैं, यानी उपभोक्ता शोषण विक्रेता द्वारा या उत्पादक द्वारा की गई ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे नुकसान होता है, यानी हानि होती है। किसको हानि होती है, उपभोक्ता को हानि होती है। इसका उदाहरण एक समझते हैं अपने में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु लेकर के बैठा है बेचने के लिए, कोई वस्तु लेकर बैठा है मान लीजिए बेचने के लिए। अब मान लीजिए उसके पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि 5 केजी दे दो, लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, इसने अपने जो भी इसके पास तौलने की चीज़ है उस कांटे में या तुला में उसने क्या कर रखा है, कोई गड़बड़ी कर रखी है। ठीक है, ये देता है इसको 5 केजी, लेकिन वो वास्तव में 4.5 केजी ही होता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसका फायदा उठाया, उपभोक्ता का शोषण कर लिया। 5 केजी के रुपए लिए लेकिन वस्तु कम तोल दी, यानी 4.5 यानी 4.5 किलोग्राम सामान दिया और 5 केजी के पैसे ले लिए। इसे पता ही नहीं चला क्योंकि तुला में गड़बड़ी थी, तुला तो 5 केजी ही दिखा रही थी। इसका मतलब समझे आप, यानी उपभोक्ता शोषण का अर्थ उन क्रियाओं अथवा व्यवहारों से होता है जिसके माध्यम से उत्पादक या विक्रेता किसी उपभोक्ता से वस्तु या सेवा की अधिक कीमत लेता है और उसे या तो घटिया स्तर की वस्तुएं बेचता है या तो कम वस्तुएं देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐसी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से उत्पादक या विक्रेता उपभोक्ता से क्या कहता है, ज़्यादा कीमत वसूलता है, ज़्यादा कीमत लेता है, या तो कम सामान देगा, या तो कम सामान देता है, या तो घटिया स्तर का सामान देता है, यानी मिलावटी सामान देता है। जैसे मान लीजिए आपने कभी भी बादाम खरीदने आप बाज़ार में नहीं जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप जाते हैं बाज़ार, ये मान लीजिए कि ये कोई शॉप है, आप जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे बहुत ही बढ़िया वाले बादाम चाहिए, और शॉपकीपर ऐसा सोचता है कि ये तो बच्चा है, इसे क्या पता कौन से बादाम अच्छे हैं और कौन से नहीं। तो मान लीजिए बाज़ार में 2 प्रकार के बादाम है, एक अच्छी क्वालिटी वाले जो मान लीजिए 300 रुपये के हैं या मान लीजिए 600 रुपये के हैं, और एक है घटिया क्वालिटी वाले जो मान लीजिए 300 रुपये के, और एक बीच में है जो 450 रुपये के भी आ जाते हैं। क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, ठीक है, क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। बादाम की जगह भी आप कोई भी सामान ले सकते हो। हम तो एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे मत कहिएगा कि बादाम का रेट कुछ भी है, वो एक बार छोड़ दीजिए। हम तो उदाहरण ले रहे हैं कि मान लीजिए बादाम 3 प्रकार के हैं, एक तो 300 रुपये, मान लीजिए आधा किलो 300 रुपये के आते हैं, एक 450 रुपये के आते हैं, एक 600 रुपये के आते हैं। तो दुकानदार हमें कहेगा कि बढ़िया वाले भी हैं और घटिया वाले भी हैं, कौन से दूं? तो आप कहोगे एकदम बढ़िया वाले दो, तो दुकानदार कहेगा एकदम बढ़िया वाले 600 रुपये के हैं, आप इसे दे दोगे 600 रुपये। आपने किसकी डिमांड की? 600 रुपये की, लेकिन दुकानदार आपको 450 रुपये वाले पकड़ा देगा, आपको तो पता ही नहीं चला।
आप तो घर पर जा रहे हो और खुश होकर खा रहे हो कि बड़ी अच्छी क्वालिटी के बादाम खाए आज तो, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको पता भी नहीं चला, लेकिन आपका शोषण हो गया। 600 रुपये लिए गए लेकिन 450 रुपये वाले बादाम आपको पकड़ा दिए गए। हमें नहीं पता होता कि कौन सी अच्छी क्वालिटी है कौन सी नहीं। दोनों की पैकिंग सेम कर दी जाती है, दोनों की पैकिंग सेम, मात्रा सेम, फिर भी डिफरेंस कर दिया जाता है। मान लीजिए 600 रुपये की पैकिंग वाली में भी 450 रुपये वाले बादाम डाल के आपको दे दिए, दोनों में कोई अंतर नहीं था। ऐसा भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उपभोक्ता शोषण ऐसी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से उत्पादक या विक्रेता क्या करता है, जिसके माध्यम से उत्पादक या विक्रेता उपभोक्ता से ज़्यादा कीमत वसूलता है, उसे कम सामान देता है या घटिया सामान देता है। यही तो है उपभोक्ता शोषण। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए अगला चौथा क्वेश्चन आता है कि इनकी हिम्मत कैसे होती है, शॉपकीपर की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, यानी उपभोक्ता शोषण के कारक बताइए। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, उपभोक्ता शोषण के कारक बताइए। ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चंस एक साथ लिए हैं। एक साथ इसीलिए लिए हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है और स्टूडेंट आंसर इस वाला लिख देता है, प्रश्न ये पूछा जाता है और क्वेश्चन का आंसर ये वाला आप डाल देते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि प्रश्न को अच्छे से समझना है और फिर उसी के अनुसार उत्तर देना है। तो इसलिए मैंने दोनों को बराबर में दे दिए हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझें और फिर अच्छे से आंसर कर पाएं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें। कारक कहाँ है, कारक यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनके आ जाने से जो दुकानदार है उनको छूट मिल जाती है ताकि वो उपभोक्ता का शोषण आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कारकों की चर्चा करनी है जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां जब उपभोक्ता का शोषण हो सकता है, इसका मतलब है ये। तो देखिए मान लीजिए पहली परिस्थिति कौन सी है कि मांग व पूर्ति में असंतुलन। मान लीजिए किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, मांग ज़्यादा है उस वस्तु की, लेकिन उस वस्तु की पूर्ति उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी पूर्ति कम है। जैसे फॉर एग्जांपल प्याज, आप ऐसे देखते हैं कि एक मौसम ऐसा आता है जब प्याज के दाम आसमानों को छू रहे होते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? जो प्याज 60 रुपये किलो है वो प्याज 100 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं। जो प्याज 25 रुपये किलो होते हैं वो प्याज 100 रुपये किलो बिक रहे हैं। क्या हुआ ऐसा कि उस समय में ऐसा क्या होता है, उस समय में प्याज की जो पूर्ति है वो कम हो जाती है, क्योंकि उस समय प्याज का उत्पादन नहीं हो रहा होता है। प्याज का उत्पादन नहीं हो रहा, मांग लोग मांग कर रहे हैं, तो प्याज की कीमतें आसमान छू जाती हैं। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि जो उत्पादक है वो क्या करेगा, उसके पास सामान पड़ा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे भी 1 किलो प्याज दो, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मुझे भी 1 किलो प्याज दो, लेकिन इस दुकानदार के पास मान लीजिए 1 ही केजी प्याज है। एक व्यक्ति ये मांग रहा है, एक व्यक्ति ये मांग रहा है। अब ये क्या करेगा, इसको देगा या इसको देगा, ये सोचेगा। ये क्या करेगा, ये कहेगा कि पहले 30 रुपए के थे, अब भाई मैं तो 60 रुपए के दे रहा हूँ, थोड़े महंगे दे रहा हूँ, जिसको लेना है ले लो। ठीक है, उसके पास ऑप्शन है ज़्यादा, उसके जो व्यापारी है यानी जो ग्राहक है वो उसके बहुत ज़्यादा खड़े हैं उसके सामने। तो ये क्या कहेगा कि पहले 30 रुपये थे, अब 60 रुपये के कर रहा हूँ, जिसकी मर्जी है ले जाओ। अब इसकी जेब में ही 30 रुपये हैं तो ये तो नहीं लेगा, लेकिन ये तो ले लेगा ना, इसको तो ज़रूरत है, ये तो ले लेगा। लेकिन मुनाफा किसका हुआ, मुनाफा हुआ इस व्यापारी का, प्याज बेचने वाले का। उसको तो सीधा 30 रुपये का मुनाफा हुआ, लेकिन इसको मुनाफा हुआ नहीं, इसका हुआ उपभोक्ता शोषण। तो ये भी एक कारक है, जब पूर्ति कम होती है, मांग ज्यादा होती है, तो वो अपने मनमर्जी के पैसों में उसे बेचते हैं। ठीक है, तो पहला कारक तो ये हो गया कि मांग व पूर्ति में असंतुलन आ जाए, मांग बढ़ जाए, पूर्ति कम हो जाए। जैसे मान लीजिए ऐसे ही गाड़ियों में होता है, गाड़ियों की मांग ज्यादा है, गाड़ियों की डिमांड ज्यादा है, तो क्या होता है, गाड़ियां महंगी हो जाती हैं। ऐसे ही सोने में होता है, सोना वही सोना होता है, कभी तो महंगा होता है, कभी सस्ता होता है। जब
शादियों का सीजन आता है तो सोना एकदम महंगा हो जाता है, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा है। तो दुकानदार क्या सोचेगा, अब खरीदने वाले आ रहे हैं तो थोड़ा सा महंगा बेच देता हूँ। लेकिन ऐसी कंडीशन मान लीजिए दुकानदार के सामने आ जाए कि कोई खरीद ही नहीं रहा है सोना, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे सोचेगा कि कोई खरीद ही नहीं रहा, थोड़ा सस्ता करके देखता हूँ शायद कोई खरीद ले। तो ऐसे में वो थोड़ा सा सस्ता कर देता है। लेकिन जब मांग ज़्यादा होती है, पूर्ति कम होती है, तो वो क्या करेगा, महंगा बेचेगा। तो ऐसे में उपभोक्ता का शोषण होगा। दूसरा है अशिक्षा व अज्ञानता। हमें नहीं पता होता, घटिया माल पकड़ा दिया जाता है, उपभोक्ता को पता ही नहीं होता, उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता। अशिक्षा व अज्ञानता, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल लेते हैं अपने। मान लीजिए ये है एक रेडी वाला, इसके पास मान लीजिए बहुत सारे, सबसे बेहतर एग्जाम्पल लेते हैं चीकू। चीकू बेचने वाला है, इसके पास बहुत सारे चीकू पड़े हैं, ठीक है। आप इसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया चीकू दे दो। और मान लीजिए एक कोई बुजुर्ग है, वो जाते हैं, क्योंकि इनके पास तो पूरा एक्सपीरियंस है, उनके पास सामान खरीदने का एक्सपीरियंस है, तो ये क्या करेंगे, अपने हाथ से चुनेंगे कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, कहीं सड़ा हुआ फल तो नहीं दे रहा, तो चुन चुनकर अच्छे अच्छे फल इसको देंगे और ये माप तोल कर इनको दे देगा। तो इसने तो अच्छे फल ले लिए, यानी ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है इन्होंने तो अच्छे फल ले लिए, चुने इन्होंने अच्छे फल और फिर ले लिए, ना तो कीड़े लगे लिए, ना साफ सुथरे फल इन्होंने ले लिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा दे दो भैया, आप अपनी मर्जी से दे दो। क्यों? क्योंकि आपको शर्म आती है, पता नहीं किस चीज़ की शर्म आती है, लेकिन हमें अशिक्षा और अज्ञानता है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है। इनको पता है कि जो चीकू है वो 60 रुपये के नहीं है, 50 रुपये के, तो ये 50 रुपये के लेंगे। लेकिन हमें इसने कह दिया कि 60 रुपये, तो 60 रुपये हम तो दे देते। समझ में आया? हो सकता है कि वो हमसे कम भी ले रहा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अशिक्षा और अज्ञानता की वजह से व्यक्ति हमें लूट भी सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो अशिक्षा व अज्ञानता का शिकार होता है कौन होता है? उपभोक्ता होता है। इसका एक उदाहरण आप ये भी समझ सकते हो कि मान लीजिए आप कोई मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, दुकानदार को कहते हैं, मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है तो वो अच्छे से रैम रोम सब कुछ कैमरा वगैरह चेक करके क्वालिटी चेक करके लेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जिसे कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों से, और जो मान लीजिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं है, वो अगर चला गया तो उसे मोबाइल कोई भी पकड़ा देंगे, पैसे ज़्यादा ऐंठ लेंगे, घटिया क्वालिटी का फ़ोन पकड़ा देंगे, जो बिक नहीं रहा होगा वो पकड़ाएंगे और ऐसी क्वालिटी बताएंगे ना कि भाई साहब फ़ोन तो यही है, बस है। ठीक है, समझ में आई? तो यानी अशिक्षा और अज्ञानता के चलते उपभोक्ता शोषण का शिकार होता है। उसके बाद है उपभोक्ता की उदासीनता। मान लीजिए 1 किलो आप मान लीजिए दाल खरीद कर लाए हो, उसमें थोड़ी सी ठगी हो गई, तो आप क्या सोचोगे? उपभोक्ता क्या सोचेगा कि कौन इतनी दूर धूप में दुकानदार से वापस लड़ने जाएगा, 30 रुपये में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई उसके लिए। तो हम उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता बहुत ही उदासीन रहता है, वो अकेला होता है। और मान लीजिए बड़े मॉल से आपने खरीदारी की है, वापस से आप उस पर शिकायत करने उस दुकानदार के पास शिकायत लेकर भी जाओगे ना, तो वो पूरे भरे बाजार के सामने आपकी बेइज्जती कर देगा, ये कहकर कि पैसे तो है नहीं और खरीदने आ जाते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें। इस प्रकार की बेइज्जती के डर से उपभोक्ता अपने अधिकारों को लेने से भी चूक जाता है, क्योंकि जो व्यापारी है उसकी तो दुकान है वहाँ पर, वो तो वहाँ पर रहता है, उसका काम है, वो बोरिया बिस्तर लेकर के उपभोक्ता पर चढ़ जाता है। उपभोक्ता की उदासीनता, डर कर उपभोक्ता सोचता है छोड़ो इसको, ठीक है, कोई मैटर हो भी जाता है, थोड़ी बहुत ठगी हमसे हो भी जाती है तो भी हम नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता उदासीन है, वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपने क्या फ़र्क पड़ता है थोड़े से रुपयों से। उसके बाद अगला देखिए, अगला है एकाधिकार हो जाता है, जिसकी वजह से मान लीजिए कि बाजार में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती हैं, अपने आप में सुधार लाती हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार लाती हैं। लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाए कि एकाधिकार हो जाए, कंपनी ही एक है, एक सामान है मान लीजिए, उसको बनाने वाली कंपनी ही एक है,
अब उसका सामान तो बिकेगा ही बिकेगा, चाहे वो घटिया बेचे चाहे वो अच्छा बेचे, ठीक है। इसका उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा गांव है, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है और ये है कोई बड़ा शहर। इनके बीच में जो रास्ता है उस पर मान लीजिए एक बस चलती है, टूटी फूटी बस चलती है, एक बस चलती है टूटी फूटी। अब मान लीजिए आपको इस गांव में जाना है, शहर से इस गांव में जाना है, आप घूमे हो एसी बस में, आप इस बस वाले के पास जिसकी आराम से खिड़कियां नहीं हैं, जिसकी खिड़कियों को धक्का मारो तो टूट जाए, ऐसी खतरनाक बस है मान लीजिए ये, उसके पास आप जाकर कहते हो कि लो मैम आपको रुपए देता हूँ, मुझे एसी टिकट दे दो या एसी सीट पर बैठा दो, तो क्या वो सच पूछेगा, बिठाएगा आपको? नहीं बिठाएगा, क्योंकि उसके पास उपलब्ध ही नहीं है, उसके पास एकाधिकार हो गया है। उस रास्ते पर जाना है तो इसी बस के द्वारा जाना पड़ेगा। अगर वो बस वाला कहता है किसी दिन कि 30 रुपए की बजाय मैं तो आज 40 रुपए लूंगा, तो आप अगर 40 रुपए दोगे तो इस बस में बैठोगे, नहीं तो नहीं बैठोगे। मान लीजिए यहीं पर 2 बसें होती, यहाँ पर 2 बसें होती, इसने एक दिन 40 रुपए मांग लिए तो आप दूसरी बस में बैठकर चले जाते 30 रुपए वाली में। मान लीजिए ये 30 रुपए में चलती है, ये भी 30 रुपए में चलती है, एक दिन ये 40 रुपए मांग रहे हैं, आप कह दोगे भाई छोड़ो नहीं चढ़ेंगे आपकी बस में, दूसरी बस से चले जाएंगे 30 रुपए वाली बस से। लेकिन यहाँ पर एकाधिकार है, एक ही बस चल रही है, अगर जाना है तो 40 रुपए दो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर इसने ऐंठना क्यों शुरू किया? क्योंकि इसका एकाधिकारी से पता है कोई और तो बस है नहीं, अगर जाना है तो मेरी वाली पे जाना पड़ेगा, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद है गलत जानकारी। गलत जानकारी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गलत जानकारी कैसे दी जाती है? देखिए जब भी आप देखते हो कि जो एड्स आती है, क्या होता है, इस क्रीम को लगाएंगे आप गोरे हो जाएंगे, इस तरह की गलत जानकारी दी जाती है और उपभोक्ता उनमें फंस करके ऐसे सामान को खरीद लेता है। तो ये हो गई उसकी गलत जानकारी। उसके बाद है सीमित जानकारी। सीमित जानकारी का मतलब ये नहीं है कि वो हमें सीमित जानकारी देते हैं, हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है ना, कि हम रसायनों के बारे में, केमिकल्स के बारे में इतना नहीं जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कोई केमिकल है तो वो केमिकल में क्या नुकसान पहुंचा सकता है उसके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो हम बिना उसके बारे में जाने सीधा इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, उपयोग करना शुरू कर लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है। तो हमें जानकारी नहीं होती है, सीमित जानकारी हमारे पास होती है। उसके बाद भी मान लीजिए इन सब के बाद भी आप एक जागरूक उपभोक्ता है, आपके साथ कुछ ऐसा हो भी गया, आपको कोई नकली माल बेच दिया गया, आप उसकी शिकायत करने पहुंच गए तो ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है। वस्तुओं का गैर लिखित विक्रय। अक्सर जहां पर माल खरीदा और बेचा जाता है वहां पर गैर लिखित विक्रय होता है, यानी कोई बिल नहीं दिया जाता, नो बिल। अब दुकानदार के पास आप जाते हो कि मैंने ये सामान खरीदा था, ये तो घटिया निकल गया, दुकानदार बोलेगा भाई बिल दिखा कहाँ है, तो आपको क्या बिल तो आपने दिया ही नहीं। वो कहता है जा यहाँ से झूठ बोल रहे है ना, कि मौजूद नहीं है आपके पास, क्या बिल नहीं है, ठीक है बिल नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप मुकदमा किस आधार पर करोगे? आपके पास क्या प्रमाण है कि आपने वो वस्तु उस दुकानदार से खरीदी थी? तो इस आधार पर भी मुकदमा नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादातर हम सामान छोटी छोटी दुकानों से खरीदते हैं और छोटी छोटी दुकानों से वस्तुओं का गैर लिखित विक्रय होता है, वो हमें पक्का बिल नहीं देते हैं। उसके बाद है लंबी वैधानिक प्रक्रिया। मान लीजिए पक्का बिल भी ले लिया, फिर भी कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा नुकसान हुआ, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए का नुकसान हुआ, तो उसके लिए लंबी वैधानिक प्रक्रिया है। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी को नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है, वो भी अगर लाखों के नुकसान की भरपाई के लिए लगी रहती है, 10 साल तक उसकी सुनवाई नहीं होता है, तो 10 साल की लंबी वैधानिक प्रक्रिया जो होती है, 10 साल के लिए कौन मुकदमा लड़ेगा? उसमें कौन इतना खर्चा करेगा? वकीलों का खर्चा, अदालत में आने जाने का खर्चा। तो इसलिए लंबी वैधानिक प्रक्रिया के चलते भी कोई शोषण की शिकायत नहीं करता है और दुकानदार उपभोक्ता का शोषण करते ही रहता है। तो ये तो कारक है जिनकी वजह से दुकानदार के पास हिम्मत आती है कि वो उपभोक्ता का शोषण करता है।
अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे समझ आ गया होगा, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है जिसकी जो मेन टॉपिक्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको लिखने हैं यानी हेडिंग्स आपको बताती हैं, इनके अंदर आप इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो, छोटा क्वेश्चन आता है तो सिंपली आप इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उपभोक्ता शोषण के रूप, कि दुकानदार उपभोक्ता का शोषण कैसे कैसे कर सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पर ऐसे कहा गया कि कारण क्या है, कैसे कैसे यानी क्या कारण है जिसकी वजह से शोषण हो सकता है, क्यों करता है, वो करने की हिम्मत कैसे आती है, हिम्मत आ गई तो करेगा कैसे। तो ये क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शोषण के रूप बताइए, किन किन रूपों में उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। तो सबसे पहला रूप है कि दुकानदार 450 रुपये के बादाम में 600 में बेच रहा है, यानी निर्धारित मूल्यों से अधिक वसूली, मूल्य उतना नहीं है फिर भी हमसे उनसे ज़्यादा वसूली कर ली जाती है। मान लीजिए आप कोई जैकेट खरीदने जाते हैं, बढ़िया सा जैकेट जो आपको पसंद आ गया है, सर्दी का जैकेट खरीदने जाते हैं, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसका वास्तविक मूल्य मान लीजिए 600 रुपये है, लेकिन दुकानदार आपको क्या कहता है 1200 की है। आप लेस वेस कराते हो, 1000 रुपये की है, चलिए 1000 रुपये में बेच देता है। आप बड़े खुश हो जाते हो कि 1200 की जैकेट 1000 रुपये में खरीद के लाया हूँ, लेकिन दुकानदार ने आपको 600 वाली 1000 में बेची है, यानी निर्धारित मूल्यों से अधिक वसूली कर ली जाती है। उसके बाद मान लीजिए ब्रांडेड अच्छा सा सामान आपने खरीदा, या फिर मान लीजिए मोबाइल का चार्जर आपने खरीदा, तो दुकानदार आपको क्या कहता है कि ये ओरिजिनल कंपनी का चार्जर है इसलिए इतना महंगा है, लेकिन वो तो क्या होता है कोई नकली फर्जी चार्जर होता है, यानी नकली या घटिया किस्म का माल आपको बेच दिया जाता है। उसके बाद तीसरा क्या है, कम तोल सकता है। कम तोल सकता है ये तो आपको पता ही है कि जो उनका तुला होता है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो कम तोल कर देते हैं हमें सामान। उसके बाद है अशुद्धता व अपमिश्रण, तो मिलावटी सामान देते हैं, ये तो आपको पता ही है। अक्सर आप ऐसा सुनते हैं कि जो लाल मिर्च है उसमें ईंट का पाउडर निकला, बताइए मिलावट का सामान, समझ गए, मिलावट का सामान होता है। उसके बाद है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करना। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कृत्रिम अभाव कैसे उत्पन्न किया जाता है, इसका उदाहरण आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे व्यापारी किसी बाजार में हैं, ये एक बाजार है जिसमें बहुत सारे व्यापारी थे। एक व्यापारी ने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ए, कोई प्रोडक्ट है ए, या फिर आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, किसी भी वस्तु का उदाहरण ले सकते हो। ए कोई वस्तु है, इस दुकानदार ने क्या किया, बाजार में से ए वस्तुएं जितनी भी पड़ी थी, बाजार में से ए वस्तुएं जितनी भी पड़ी थी वो सारी इसने खरीद ली। तो सारी ए वस्तुएं कहाँ चली गई, इसके घर पर चली गई। अब बाजार में ए वस्तु नहीं है, अब उपभोक्ता ये वस्तु मांग रहा है कि बता दो जी ये वस्तु है क्या, बाजार में सब जगह वो वस्तु खत्म हो गई। तो लास्ट में हम कहाँ जाएंगे, इस दुकानदार के पास। ये दुकानदार कहेगा कि बाजार में नहीं है लेकिन मेरे पास है, लेकिन मैं महंगी दूंगा, अगर नहीं लेनी तो जाओ यहाँ से। अब बाजार में से मिलेगी नहीं, ये हमें मजबूर कर रहा है। मान लीजिए कोई बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है, आप देख सकते हो कि जो बिल्कुल टाइम ऐसा ही चल रहा है, बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें कई चल रही हैं जहाँ पर कृत्रिम अभाव उत्पन्न किया जा रहा है। जैसे जो इंजेक्शंस है बीमारी के समय, ठीक है, कोविड-19 के समय जो कुछ इंजेक्शंस हैं उनके लिए ऐसा आया कि कुछ लोगों ने क्या किया, बाजार में जो इंजेक्शन सस्ते मिल रहे थे उनको खरीद लिया, अपने घर पर रख लिया। इंजेक्शंस बाजार से सारे खरीद लिए, अपने घर पर रख लिए। अब मरीज खत्म हो गए क्या, नहीं, मरीजों को तो इंजेक्शन चाहिए, तो मरीज भटकता फिर रहा है कि जान पर बनाई है, मुझे इंजेक्शन चाहिए, एक इंजेक्शन कहीं से भी मिल जाए। तो क्या करेगा ये व्यापारी, एकदम से आएगा कि मेरे पास है। लेकिन सच बताऊं, इस चीज़ की बहुत ही डिमांड है लेकिन इसकी कमी बहुत ज़्यादा है। कृत्रिम अभाव यानी जानबूझ के अभाव पैदा कर दिया। 10 मरीजों के लिए 10 इंजेक्शन पड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या कहेगा कि मरीज तो 10 है लेकिन इंजेक्शन सिर्फ एक है। बताओ भाई साहब, थोड़ा सा महंगा ले लोगे क्या? तो हम क्या करेंगे, जान के ऊपर बात बनी है तो हम कहेंगे कि थोड़ा महंगा दे दो, क्या इसमें दिक्कत वाली बात है। तो कृत्रिम अभाव उत्पन्न करना मतलब वस्तु उपस्थित है फिर भी अभाव उत्पन्न कर देता है। ठीक है, 10 इंजेक्शन है, 10 मरीजों को देगा ये, लेकिन महंगी करके देगा। तो ये है कृत्रिम अभाव उत्पन्न करना।
उसके बाद है सुरक्षा उपायों का अभाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षा उपायों का अभाव करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई वस्तु उत्पादित होनी थी, उसकी सुरक्षा की चेकिंग होनी थी, सुरक्षा की चेकिंग नहीं की गई और सीधा ही उसे बाजार में उतारा गया, बाद में उसमें गड़बड़ी हो गई और फिर क्या हो गया, ग्राहकों का नुकसान हो गया। अब ग्राहकों का नुकसान हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता शोषण हो गया। सिंपल सी बात हो गई। इसके कई सारे उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप फ्लाइट में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और कोई नई फ्लाइट आई जिसकी टेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई, कंपनी ने जिसकी टेस्टिंग अच्छे से नहीं की और बाद में वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आपका तो शोषण हो गया ना। बीच में पैसे कोई और खा गया लेकिन उसका नुकसान हो गया। ठीक है, तो सुरक्षा उपायों का ध्यान नहीं रखा जाता है जिसकी वजह से नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला, सुरक्षा उपायों का अभाव। आप ये भी कह सकते हो कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी रखी जाती है जिससे प्रोडक्ट जहरीला हो जाता है। प्रोडक्ट जहरीला हुआ, उसको खाने से या पानी गंदा उपयोग लिया जा रहा है उसको बनाने में, जिससे हम बीमार होते जा रहे हैं। ठीक है, सड़कों पर जो भोजन बनता है वहाँ पर सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है भ्रामक व मिथ्या प्रस्तुतिकरण। भ्रामक व मिथ्या प्रस्तुतिकरण का मतलब आप समझ ही गए कि क्या होता है। एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, क्रीम को लगाओ गोरे हो जाओ, क्रीम को लगाओ ठंडक पाओ, ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो क्या है हमें दिखाई जाती हैं जिसकी वजह से ग्राहक सोचता है कि ये खरीदी तो बस गोरा हो जाऊंगा। तो कुछ ऐसी एड्स दिखाई जाती हैं। उसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, विक्रयोपरांत सेवाएं असंतोषजनक होती है। कि विक्रय करने से पहले कहते हैं कि हम आपको सेवाएं देंगे और वस्तु को बेचने के बाद सेवाएं नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी आप खरीदते हैं, किसी पर्टिकुलर गाड़ी को आपने खरीदा, गाड़ी खरीदने से पहले कंपनी कह रही थी कि हम 5 साल सर्विस फ्री देंगे। गाड़ी आएगी, आपकी गाड़ी को वॉश करके देंगे, अच्छे से आपकी सर्विस करेंगे गाड़ी की 5 साल तक फ्री। लेकिन उसके बाद आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीदने के बाद 2 बार सर्विस अच्छी दी, तीसरी बार आप सर्विस कराने गए तो वो बोल रहे हैं कल आना, परसों आना, अगले दिन आना, उससे अगले दिन आना, यानी सर्विस नहीं कर रहे हैं। यानी विक्रयोपरांत सेवाएं असंतोषजनक है। देखिए इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जो 7वां एग्जाम्पल है भ्रामक व मिथ्या प्रस्तुतिकरण का, इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे कुछ एक ऐड आती है, मान लीजिए ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। एक ऐड आती है कि एक दूध है, किससे बना है, पाउडर से बना है जी, पाउडर वाला दूध है और ऐसा दूध है जिसमें माँ के दूध से ज़्यादा शक्ति है। माँ के दूध से ज़्यादा शक्ति वाला, माँ के दूध से ज़्यादा पौष्टिक एक दूध वाला पाउडर आया जिसे घोलकर बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चे शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसा कुछ अपने को क्या दिखाया जाता है, भ्रामक व मिथ्या प्रस्तुतिकरण किया जाता है। लेकिन वास्तविकता में ये दूध उस लायक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दूध कैसे बनेगा, ये दूध केमिकल्स से बनेगा और केमिकल से बनेगा तो इसके बच्चे के दिमाग के ऊपर क्या रहेंगे, साइड इफेक्ट्स रहेंगे। तो साइड इफेक्ट्स रहेंगे तो ये नुकसानदायक हुआ। माँ के दूध से ज़्यादा पौष्टिक होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा। हमें कैसे दिखाया गया, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से दिखाया गया। ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने समझा कि उपभोक्ता शोषण के कारक क्या क्या हैं और उपभोक्ता शोषण के रूप क्या क्या हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं, क्या कि जब उपभोक्ता का शोषण हुआ तो उपभोक्ता ने क्या किया, आंदोलन किया। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि उपभोक्ता आंदोलन से आप क्या समझते हैं, और अगला क्वेश्चन ये आता है कि उपभोक्ता आंदोलन के होने के क्या कारण थे, ऐसा क्या कारण था कि उपभोक्ता ने उठ करके आंदोलन खड़ा कर दिया कि मेरा तो शोषण हो रहा है, मैं तो शोषण के विरुद्ध लड़ूंगा। तो ऐसा क्या हुआ, तो जब ये सारी की सारी चीजें हुई तभी तो उसका शोषण हुआ, और उसका शोषण हुआ तो क्या किया, उसने आंदोलन किया। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंदोलन और आंदोलन के कारण। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियमों विनियमों की आवश्यकता पड़ती है, इसे न्यायोचित
ठहराइए कि क्या ये उचित है, न्याय के लिए उचित है। न्यायोचित यानी न्याय के लिए उचित है क्या कि बाजार में कुछ नियम होने चाहिए जिनका दुकानदार भी पालन करें और ग्राहक भी पालन करें। तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल न्यायोचित है कि कुछ नियम और विनियम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि उपभोक्ता जो है वो कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को बाज़ार में ले जाकर। उपभोक्ता अपने आप को बाज़ार में ले जाकर अकेला और कमज़ोर महसूस करता है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हो। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े मॉल में चले जाते हैं शॉपिंग करने और वहाँ पर आप जाकर के किसी पर्टिकुलर दुकानदार से झगड़ा करने लगते हैं कि आपने मुझे घटिया सामान बेचा। तो वो दुकानदार आपके साथ क्या क्या कर सकता है, सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या होती है ये देखते हैं। हो सकता है दुकानदार अच्छा हो, आपकी शिकायत सुने, लेकिन सबसे गलत आपके साथ क्या हो सकता है कि भरे बाजार के सामने दुकानदार आपकी बेइज्जती कर दे कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग ऐसे आपके जैसे, जिसमें पैसा होता नहीं है और सामान ले जाते हैं, बाद में आप उसमें क्या निकालते हो, कमियां निकालते हो। ऐसी चीज़ें वो कर सकता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें वो कर सकता है। हो सकता है कि वो उसके जो गेट कीपर्स होते हैं या जो भी आप ये कह सकते हो कि गार्ड्स जो होते हैं उनके द्वारा आपको वहाँ से बाहर भी निकाल सकता है ना, कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको कहेगा कि चलो सिक्योरिटी इस व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकाल दो, ऐसा भी किया जा सकता है। तो ऐसा शोषण उपभोक्ता का ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ नियम और विनियम बना दिए जाते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी 5 साल की वारंटी है, तो आप दुकानदार के पास जाओ ना, आपको वारंटी कार्ड दिया जाता है, ठीक है, बकायदा उस वस्तु के साथ वारंटी कार्ड आपको दिया जाता है। बाद में दुकानदार आपको ऐसे नहीं कह सकता कि मेरी कोई आप ये कह सकते हो कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा दुकानदार नहीं कह सकता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ नियम विनियम होने चाहिए, कमजोर उपभोक्ता महसूस करता है। उसके बाद है कि उपभोक्ता का शोषण होता है, इसीलिए क्या होनी चाहिए, नियम विनियम होने चाहिए ताकि उपभोक्ता का शोषण ना हो। तीसरा है अनुचित बाजार। मान लीजिए कि एक बड़ी कंपनी है तो वो बाजार को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि जब मेरी गाड़ियाँ बिके तो वो महंगी बिके, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाऊँ। उपभोक्ता कहीं भी जाए, उपभोक्ता से कोई मतलब नहीं है, महंगाई जितनी भी बढ़े उसका फ़ायदा मुझे हो। तो अनुचित बाजार का मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति जमाखोरी के माध्यम से, काला बाजारी के माध्यम से क्या करता है, बाजार को अपने हाथों से कंट्रोल करने लगता है। तो उसकी वजह से कुछ नियम होंगे तो वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद है गलत सूचना। अगला है गलत सूचना। गलत सूचना, इसके लिए एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि गलत सूचनाएं हमें प्रोडक्ट के बारे में दी जाती हैं लेकिन वो प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के कारण क्या क्या थे। अब जब उपभोक्ता का शोषण किया गया, कुछ नियम विनियम होने चाहिए, इसके लिए उपभोक्ताओं ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, हमारे लिए भी कुछ नियम होने चाहिए। तो उपभोक्ताओं ने क्या किया, आंदोलन किया। अब बात आती है कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के कारण क्या थे। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को अदरवाइज नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनफैक्ट ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 3 बार पूछा गया है। 3 बार। हमारा तो सिलेबस अभी चेंज हुआ है ना, हमारा सिलेबस अभी एनसीईआरटी हुआ है, लेकिन सीबीएसई ने ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है एग्जाम में। पिछले सालों में लगातार 3 बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के कारण, तो वो क्या कह रहेंगे, उपभोक्ता का असंतोष, उपभोक्ता नाखुश था, उसकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद है उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून नहीं था, तो उपभोक्ता ने कहा कि हमारे लिए कानून बनाया जाए, मैं इसके लिए आंदोलन करता हूँ। उसके बाद है खाद्य पदार्थों की कमी। खाद्य पदार्थों की कमी हो गई तो लोग मिलावट वाला खाना बेचने लग गए, तो ऐसे में क्या हुआ, उसका शोषण होने लगा। लोगों ने जमाखोरी करना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने क्या कहा कि जो अगर प्याज महंगे हो जाएंगे तो हम कैसे खरीदेंगे, इसलिए जब प्याज सस्ते थे तो बाजार से सारा प्याज खरीद के रख लिया। अब जब
बाज़ार में प्याज फुल थे उस समय भी बाज़ार में जो प्याज है वो महंगे हो रहे हैं। किसकी वजह से? जमाखोरी की वजह से, कालाबाजारी की वजह से। कालाबाजारी आपको पता है कि जो रेमडेसिविर के इंजेक्शंस वगैरह उनकी कालाबाजारी हो रही है। वैसे तो वो मिल नहीं रहे हैं लेकिन वो महंगे अगर आप कहीं से खरीदते हो तो वो इलीगली कालाबाजारी के रूप में आपको कहीं ना कहीं से कोई जो अरेंज करके दे देते हैं लेकिन वो पैसे ज़्यादा लेते हैं, तो इसी को कालाबाजारी कहते हैं। उसके बाद है मिलावट। तो मिलावट होने लगी तो दुकानदारों ने मिलावट करनी शुरू की तो ग्राहकों ने क्या किया कि हम आंदोलन करेंगे। तो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के ये कुछ कारण थे। अब आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता आंदोलन जब आया, कब आया, कैसे आया, भारत में कैसे आया, भारत में सरकार ने उपभोक्ताओं को खुश करने के लिए क्या किया, उनकी मांगों को कैसे शांत किया, फिर उनको जो 5 अधिकार दिए थे वो अधिकार क्या क्या हैं, अगर वो अधिकार उनको नहीं देता है कोई दुकानदार, उनके साथ क्या करता है, धोखा करता है, उसका शोषण करता है, तो वो कहाँ जा सकता है, उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है, उपभोक्ता अदालत में जा सकता है, ठीक है, और वहाँ पर जा कर के वो मुकदमा लड़ सकता है बाकायदा अपना। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो उपभोक्ता अदालत है वो किस किस प्रकार की है, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, और जागरूक उपभोक्ता कैसा होना चाहिए, तो ये हम पढ़ेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।